जी, द पंजाब पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012 क्या कहता है कि मीन्स प्रॉफिट, ऐसा नफा जो इलीगल ऑक्यूपेंट जो है उस प्रॉपर्टी को होल्ड करके ले रहा है, दैट्स द मीन प्रॉफिट। यानी कि वो नाजायज काबज है और उसका कब्जा या वो ज्यादा एक्सेस पोर्शन में काबज है। यहां पार्टीशन की बात हो रही है, एक्सेस पोर्शन में काबज है या फुल पोर्शन में काबज है या फुल प्रॉपर्टी पे काबज है, और जो दूसरा को शेयर है, को ओनर है, उसको उसका शेयर नहीं प्रॉपर दे रहा, तो उससे वो जो गेन कर रहा है दैट इज मीन प्रॉफिट। जो उससे अर्न कर रहा है, नफा आ रहा है, दैट इज द मीन प्रॉफिट। अब पेंडिंग एडजुडिकेशन यानी केस चल रहा है, फैसला भी होना है। मैंने कहा था कि एडजुडिकेशन क्या है? सब जुडिस। सब क्या है? रेस सब जुडिकाटा। मैटर सब जुडिस है, रेस सब जुडिकाटा क्या है? पेंडिंग तो है। रेस सब जुडी मैटर बताया था। रेस क्या है? मैटर। रेस सब जुडी काटा, रेस जुडी काटा, रेस मैटर, इशू, कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्शियल पॉइंट, अख्तलाफ, क्या रिजॉल्व हो गया? क्या हो गया? रिजॉल्व हो गया, रेस जुडी काटा। और जुडी काटा मीन पेंडिंग, सब जुडिस अक्सर बोलते हैं मैटर इज पेंडिंग, लेकिन कहता है एडजुडिकेशन, पेंडिंग एडजुडिकेशन है, अभी फैसला नहीं हुआ, जेरे इल्तवा है मुकदमा। प्रैक्टिस के हिसाब से व्हेन और वेयर आपके पास एक आता है साहिल, वो कहता है जी मैंने तकसीम का दावा करना है, प्रॉपर्टी कौन सी है? प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है जी, हो जाता है दावा। याद रखिएगा, पूछिएगा उससे, हाँ जी कब्जा आपका है? नहीं जी, कब्जा जो है वो डिफेंडेंट का है। जी प्लेंटिव भी हो सकता है। अच्छा, अब अगर प्लेंटिव का है तो फिर डिफेंडेंट जाएगा, तो वो सेक्शन 7 की एप्लीकेशन दे सकता है कि सारा कब्जा ही इसका है, पार्टीशन में भी आ गया, ये जरूरी नहीं है। और पार्टीशन के दावे में ट्रांसपोजिशन ऑफ पार्टीज भी हो सकता है कि अगर प्लेंटिव है डिफेंडेंट। पिछले दिनों हम कोर्ट में खड़े थे तो किसी ने वो अपना पार्टीशन का दावा था, एज ए प्लेंटिव वो विड्रा करना चाहता था, शायद आप साथ थे, तो उन्होंने वकील साहब ने कहा जी ठीक है ये विड्रा कर ले, मुझे एज ए डिफेंडेंट से प्लेंटिव बना दें, मुझे ट्रांसपोज कर दें। तो ये कोर्ट खुद भी कर सकती है और किसी की एप्लीकेशन पे भी कर सकती है। और ट्रांसपोजिशन का जरूरी नहीं है कि ये पार्टीशन के दावे में ट्रांसपोजिशन है, ट्रांसपोजिशन किसी और दावे में भी हो सकती है जहां के प्रॉपर पार्टी एरे नहीं की गई। प्लेंटिव को डिफेंडेंट करना था, नहीं किया गया, किसी और डिफेंडेंट को प्लेंटिव बनाना था, एरे नहीं किया गया। ट्रांसपोजिशन का पूरा ला ट्रांसपोजिशन ऑफ पार्टीज ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी ही सिविल प्रोसीजर कोड 1908 ही डील करता है। अब ये यहां कहता है कि दावा आपने पूछना है, हाँ जी आप हैं जी, ठीक है जी, मैं मेरे पास इतना कब्जा है या इतना पोर्शन है या नहीं है। अगर प्लेंटिव, मोस्टली प्लेंटिव के पास कब्जा नहीं होता, क्योंकि हमारा ये एक यूनिवर्सल सा सिस्टम है कि जो बंदा इंटरेस्ट में बैठा होता है हमेशा वो खामोश ही होता है, तो इसलिए जो आता है वही पहले जो आता है वो प्लेंटिव बन जाता है, और जो पहले आता है या दावा दायर करता है वो हमेशा ज्यादातर केसेस में वो कब्जे में नहीं होता या थोड़े कब्जे में होता है। तो साथ ही फिर सेक्शन 7 की एप्लीकेशन दे दे कि जो रेंट आ रहा है इसमें जो आउटकम आ रहा है, उस रेंट कह लें, मीन्स प्रॉफिट कह लें, आउटकम कह लें, तो उसको इसे ऑर्डर किया जाए कि जमा कराए। आगे उसके लिए बकायदा सेक्शन है, हम अभी देखते हैं, बड़ा स्ट्रिक्ट सेक्शन है। तो इसलिए सेक्शन 7 की एप्लीकेशन जो है वो देना पार्टीशन एक्ट में बहुत जरूरी है। आइदर वे, अगर आप डिफेंडेंट हैं, प्लेंटिव के पास सक्सेस, ऐसा भी है हमने एक सेक्शन 7 की एप्लीकेशन दी एज ए डिफेंडेंट, चूंकि वो प्लेंटिव आया, प्लेंटिव का कुछ पोर्शन जो था वो बाकी एक आधे डिफेंडेंट के पास था, इसलिए वो भी आ गया।
और बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं था तो हमने एप्लीकेशन दे दी। तो ये जरूरी नहीं है कि इसमें प्लेंटी, बहरहाल जी एप्लीकेशन दें आप, इसमें जरूरी है कि अगर आपका साइल कब्जे में नहीं है तो पेंडिंग सूट में भी ये फिक्स हो जाएगा। On the first date of hearing or as soon as thereafter, the court may, pending adjudication of the suit, direct the co-owner in a possession of the immovable property। अब यहाँ उसने ये ही नहीं कहा कि direct the plaintiff or defendant, co-owner की बात की। बेरक को साथ साथ लगा दीजिए इसको, to deposit either on the monthly or quarterly basis। हाँ, ये कैसे डिपॉजिट कराएगा, या तो महाना कराएगा या क्वार्टरली। क्वार्टरली क्या होता है? आफ्टर 4 मंथ, आफ्टर 4 मंथ जमा कराएगा। क्वार्टरली बेसिस सच इन टर्म मींस प्रॉफिट, यानी दरमियानी खर्चा, सॉरी नफा जो है, इन द कोर्स एज इट मे डिटरमाइन्स ऑन अकाउंट्स ऑफ शेयर ऑफ ए को-ओनर नॉट इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब अगेन उसने को-ओनर की बात की, उसने प्लेंटिफ और डिफेंडेंट या पार्टी की बात नहीं, उसने कहा कोई भी को-ओनर है जो प्रॉपर उस पोर्शन में इक्विवेलेंट पोजेशन में नहीं है और कम उसका शेयर ज्यादा बनता है, पोजेशन है या कम है, तो वो एप्लीकेशन दे सकता है। If an order under subsection 1 is passed, the co-owner in possession of the property shall deposit the amounts on or before the date fixed by the court। हाँ, कोर्ट जब वो ऑर्डर करेगी तो साथ ही को-ओनर को वो रकम जो है वो जमा करानी पड़ेगी। ये नहीं है कि वो उसमें कोई एक्सक्यूज करेगा और कहेगा जी ठीक है मैं नहीं जमा कराता, और नहीं जमा कराता तो आगे प्रोविजन है और बड़ी स्ट्रिक्टली प्रोविजन इस बात पे कह रही है कि उसको क्या करेगी। और उससे भी फिर अगेन ये इस चीज का भी कंफर्म हो जाएगा कि कौन जो है। If an order under subsection 1 is passed, the co-owners in possession of the property shall deposit the amounts on or before the date fixed by the court, and the absence of any such orders on or before 15 of the month or the first months of the quarter for which the amount is due। Again उसमें स्पेसिफिक डेट नहीं है, जैसे कि हमने कहा कि रेंट एग्रीमेंट में अगर डेट नहीं है तो जो रेंट है वो जमा कराना पड़ेगा बिफोर द 10th ऑफ ईच मंथ। अभी आप करवा रहे थे, आपने ऑर्डर देखा कि आज आपने अगर एप्लीकेशन दी, आज क्या है 17 तारीख, तो बेसिकली वो डिफॉल्ट हो गया बंदा। बहरहाल उसमें ऑर्डर में भी लिखा हुआ बिफोर द 10th। If the co-owners fail to deposit the amounts under this sections within the time specified under subsection 1, the court shall, again उसने co-owner ने कहा है not plaintiff or defendant, उसने कहा कोई भी co-owner जो access land में है, access portion में है, in case he is plaintiff dismiss his suit। इसका मतलब है ये plaintiff भी हो सकता है और उसका सूट dismiss हो सकता है। सेक्शन 7 की एप्लीकेशन सोलीली plaintiff दावा दायर करने वाला नहीं करता, डिफेंडेंट भी कर सकता है अगर जो है। इन केस ही इज डिफेंडेंट, अगर प्लेंटिफ ने दायर किया, डिफेंडेंट को ऑर्डर हुआ जमा कराने का और प्लेंटिफ ने साथ एप्लीकेशन भी दायर कर दी, स्ट्राइक ऑफ हिज डिफेंस एंड दैट इवेंट, हाँ उसका राइट जो है स्ट्राइक ऑफ डिफेंस का राइट जो है क्लोज हो जाएगी। स्ट्राइक ऑफ असली फौजदारी की प्रोसीडिंग में राइट क्लोज होना, स्ट्राइक ऑफ होना या एविडेंस का होना। He shall not be entitled to lead any evidence। तो अगेन यहाँ जो सेक्शन का ये पार्ट कह रहा है कि चूंकि आगे एविडेंस दी जा सकती थी, अब उन्होंने कहा कि एविडेंस भी सिविल सूट में कहीं एविडेंस दी जा सकती थी कुछ सूट्स में, तो उन्होंने कहा जी ऐसे पार्टीशन में नहीं देगा। अब सेक्शन 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन ऑफ टाइटल और शेयर, हाँ अगर ये टाइटल कंफर्म नहीं है या शेयर कंफर्म नहीं है, अगर तो ये डेफिनेट एक शेयर आ रहा है कि मतलब है कि एक भाई है और 2 बहनें हैं, या एक भाई है और एक बहन है, या 2 भाई हैं, एक प्लेंटिफ है और डिफेंडेंट, तो को दोनों मानते हैं तो फिर तो उनके शेयर डेफिनेट एक कंफर्म है। लेकिन अगर उनमें डिस्पैरिटी है, डिस्प्यूट है, डिफरेंस है, एम्बिग्विटी है, रिजॉल्व नहीं हुए प्रॉपर, द क्वेश्चन ऑफ टाइटल और शेयर when there is a dispute as the title or share in the immovable property, the court shall decide such question before proceeding further in the suit under this act। तो अगर ये डिस्प्यूट, हाँ जब डिफेंडेंट जाता है तो वो कहता है ये तो मालिक ही नहीं है, ये डॉक्यूमेंट के तहत मैं मालिक हूँ, या ये मैं फुल मालिक हूँ, या इसका शेयर इतना नहीं बनता जितना ये दावे में क्लेम कर रहा है, तो इस सूरत में कोर्ट सबसे पहले उसका वो शेयर डिटरमिन करेगी। द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ टाइटल और शेयर of the immovable property by the court under subsection 1 shall be deemed to be
डिक्रीड इन टर्म ऑफ द कोड। हाँ, अगर उसने उनका शेयर जो है वो डिटरमिन कर दिया तो डिक्रीज सबर होगा। बहुत अहम जजमेंट ये अभी मैं लिखवाने लगा हूँ। पेन डाउन जी। PLD 2020 लाहौर। PLD 2020 लाहौर, और इसका पेज आ रहा है नजर सर? पेज है जी 684। सर प्लीज इसको अलहदा से हाईलाइट कर देना, ठीक है, नोट कर लें। वो कहता है जी PLD 2020 लाहौर 684, title disputed to be decided first in view of the explicit provisions of section 8 of Punjab Partition of Immovable Property Act 2012. The trial court is duty bound to decide the dispute as to title by framing issues and recording evidence before proceeding further in the matter. अब ये टाइटल के बारे में इशू फ्रेम करेगी। अभी हमने बात की थी कि इशू क्या है, एक कंट्रोवर्शियल सवाल करेगी जो कि दोनों में पार्टीज में कंट्रोवर्शियल सवाल है, वो पूछा जाएगा। हाँ, उसका ओनर्स टू प्रूव भी आता है कि कौन से प्लेंटिफ को है या डिफेंडेंट को है या रिस्पोंडेंट को है, तो आगे लिखा होता है OPP, OPD, OPR। तो इस तरह अगर OPP तो OPR, तो इसी तरह डिफेंडेंट आर रिस्पोंडेंट, और OPPs अगर आए तो फिर पार्टीज, दोनों के लिए भी हो सकता है। तो ये है जी जजमेंट जिस वाले से कि टाइटल जो है वो पार्टीशन के दावे में अगर डिस्प्यूटेड है तो वो पहले डिसाइड किया जाएगा। थैंक यू सर।